Ready? 3, 2, 1. Hello everyone, welcome to our revision series of CA Foundation Business Economics। हम जब पिछली बार मिले थे तो हमने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कंप्लीट कर लिया था एंड आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन लेने वाले हैं, दैट इज थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड थियरी ऑफ कॉस्ट। तो पहले हम यूनिट नंबर 1 कवर करेंगे जो प्रोडक्शन का डिस्कशन होगा एंड देन हम यूनिट नंबर 2 डिस्कस करेंगे जो हमारा कॉस्ट का डिस्कशन होगा। दिस इज रिलेटिवली अ स्मॉलर चैप्टर, ये इतना बड़ा चैप्टर नहीं है जितना बड़ा हमारा सेकंड चैप्टर था और उसी हिसाब से वेटेज भी डिवाइडेड है। चैप्टर 2 का जहां आप वेटेज देखते हो कि 20 से 24 मार्क के एमसीक्यू सिर्फ चैप्टर 2 से आ जाते हैं, इस चैप्टर से आपको जनरली 10 से 12 मार्क के एमसीक्यूज दिखाई देते हैं, बट काफी सिंपल और इजीली स्कोर कर सकते हैं आप। ये वो चैप्टर हैं। तो बिना वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 के यूनिट 1 से। इस चैप्टर में बच्चों आपको दिमाग पूरी तरह से प्रोड्यूसर की तरफ रखना है, कंज्यूमर की तरफ नहीं रखना। यह बहुत जरूरी है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमारा सारा ध्यान कंज्यूमर के एंगल पे था, इस चैप्टर में हमारा सारा ध्यान प्रोड्यूसर के एंगल पे रहने वाला है। एक प्रोड्यूसर क्या करता है, सबसे पहले इनपुट्स मंगाता है और इनपुट से आउटपुट बनाता है एंड इस इनपुट से आउटपुट बनाने के प्रोसेस में उसके काफी खर्चे लग जाते हैं जिसे हम कॉस्ट फंक्शन के नाम से जानते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या होता है, यही आउटपुट आप जाके मार्केट में बेचते हैं और जब मार्केट में बेचते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होती है और उसमें से कॉस्ट लेस करने के बाद आप उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज या लॉस को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं एंड देयर बाय चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 एक लॉजिकल सीक्वेंस है जिसमें आप चैप्टर 2 में कंज्यूमर की बात कर लिए, चैप्टर 3 में प्रोड्यूसर की बात करेंगे एंड चैप्टर 4 में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर की साथ में बात करेंगे जिसे हम मार्केट फॉर्म्स का कवरेज कहते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर 4 भी कवर करेंगे। आज हम प्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं। सबसे बेसिक बात है, अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस, मैन कैन नॉट क्रिएट मैटर। हमें कुछ बनाने के लिए कुछ चाहिए, हम हवा में से कोई मैजिक से कुछ क्रिएट नहीं कर सकते। एक प्रोड्यूसर सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकता है और यूटिलिटी क्रिएट कर सकता है, वो कभी भी कोई मैटर क्रिएट नहीं कर सकता। तो उसे प्रोड्यूस करने में 4 तरह की यूटिलिटीज वो बना सकता है। एक को हम कहते हैं फॉर्म यूटिलिटी, यानी किसी चीज का फॉर्म बदलना, रॉ मटेरियल से उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। तो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां होती है वो सब फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करती है। दूसरा होता है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी 2 टाइप की होती है, अर्थ के नीचे से कुछ एक्सट्रैक्ट करना एंड दूसरा कोई एक ऐसी चीज जो एक ऐसे देश में पड़ी है या ऐसी जगह पड़ी है जहां इतनी यूज नहीं हो रही, से आप उसे एक ऐसी जगह लेके आ जाओ जहां उसे ज्यादा यूजफुल माना जाएगा, तो उसे हम प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। वैसे ही टाइम यूटिलिटी क्या होता है, किसी चीज को जो उस समय पे अवेलेबल नहीं था उसे उस समय पे अवेलेबल करना, यानी सीजनल फ्रूट्स जैसे अवेलेबल नहीं होते बाकी सीजन्स में, अगर आप उस समय भी उसे अवेलेबल करा पाते हो तो उस केस में आप टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हो। एंड वैसे ही जो प्रोड्यूसर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले पर्सन को हम पर्सनल यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ऐसा कहते हैं। जैसे कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, टीचर्स, एडवोकेट्स, ये सब पर्सनल यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। तो हमारी 4 तरह की यूटिलिटी क्रिएट होती है। बच्चों ये कंज्यूमर की यूटिलिटी से अलग है। कंज्यूमर में जो हम यूटिलिटी पढ़ते हैं तब हम वहां पे एक्सपेक्टेड सैटिस्फैक्शन कहते हैं। जब हम प्रोड्यूसर में यूटिलिटी पढ़ते हैं तो हम उससे कुछ यूजफुल बना के दे रहे हैं जिसे हम फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड पर्सनल यूटिलिटी में क्लासिफाई करते हैं। अब एक प्रोड्यूसर को अगर यूटिलिटी क्रिएट करनी है तो उसे इनपुट्स चाहिए और इनपुट्स के इस्तेमाल से ही वो आउटपुट रेडी कर पाएगा, जिसमें इनपुट्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स पहले कवर करते हैं, जिसमें हम 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये 4 प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिसके मिश्रण से आउटपुट रेडी किया जाता है, जिसमें हम सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन डिस्कस करते हैं, लैंड। इसमें से जनरली एक एमसीक्यू बनी जाता है जिसमें आपको फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ध्यान में रहने चाहिए। जब भी हम लैंड की बात करते हैं तो कुछ बच्चे खाली इसमें जमीन सोचते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां लैंड एक सिंबॉलिक टर्म है जो रिप्रेजेंट करता है ऑल द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। चाहे आप वेजिटेशन की बात करो, सॉइल की बात करो, लाइट की बात करो, एयर की बात करो, वो सब लैंड के अंदर शामिल कर दिया जाता है। बेसिकली ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज दैट हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द नेचर, वो सब लैंड के अंदर कवर किया जाता है। ये एक फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है क्योंकि किसी इकोनॉमी में जितनी सप्लाई ऑफ लैंड है वो फिक्स्ड है, आइडियली स्पीकिंग, उसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। जैसे भारतीय इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ लैंड फिक्स्ड है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि एक फर्म के एंगल से ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि एक फर्म तो ज्यादा या कम
कर सकती है, लेकिन एक इकोनॉमी में आइडियली स्पीकिंग ये एक फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता है। लैंड परमानेंट होती है, उसकी इनडिस्ट्रक्टिबल पावर होती है। किसी भी लैंड को कितना ही आपने इनफर्टाइल या फिर बैरन कर भी दिया होगा तो भी उस पर मेहनत करके उसे फर्टाइल बनाया जा सकता है। यह बात डेविड रिकार्डो ने कही थी कि लैंड हैज इनडिस्ट्रक्टिबल पावर। लैंड एक पैसिव फैक्टर है, इस पे किसी को काम करना पड़ेगा तो ही कुछ निकल के आएगा। लैंड अपने आप काम करने वाली आइडियली नहीं है। लैंड इमोबाइल होती है, आप उसे एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। उसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसा आपने सुना होगा पंजाब हरियाणा की जमीन ज्यादा फर्टाइल है एज कंपेयर टू मेनी अदर प्लेसेस, यानी सब के सब हेट्रोजीनियस होते हैं। साथ साथ में लैंड के कई सारे यूजेस होते हैं ना, आप उसको एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं, उसके कई सारे यूजेस हैं। ये हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। दूसरा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वी टॉक अबाउट लेबर। लेबर जब भी हम सुनते हैं ना तो हमारे दिमाग में मजदूर बन जाता है, जबकि अगेन ये मिसकॉन्सेप्शन है। लेबर का मतलब फिजिकल वर्क भी होता है और मेंटल वर्क भी होता है। इंग्लिश डिक्शनरी में मेहनत करने का मतलब लेबर होता है, बट इकोनॉमिक्स की दुनिया में किसी पर्सन को लेबर करना कहा तब जाएगा जब उसका इंटेंट टू अर्न मनी होगा। जैसे आप लोग भी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, पर आप लेबर नहीं हैं, क्योंकि इकोनॉमिक सेंस में आपका इंटेंट नॉलेज एक्वायर करना है, अपनी स्किल सेट बढ़ाना है, ना कि मनी अर्न करना है। इस वजह से आपको लेबर नहीं माना जाएगा। जब भी कोई फिजिकल या मेंटल वर्क करता है विद अ व्यू टू अर्न मनी, उसे हम लेबर कहते हैं। लेबर एक पैसिव फैक्टर नहीं है, एक्टिव फैक्टर है। वो खुद काम करता है एज कंपैरिजन टू, जहां हमने लैंड में कहा था कि वो एक पैसिव फैक्टर हो जाता है। जो लेबरर का लेबर होता है वो इनसेपरेबल होता है। आप किसी लेबरर में से उसका लेबर बाहर नहीं निकाल सकते कि निकाल के उसका स्किल सेट किसी और में डाल दिया। वो टैलेंट, वो स्किल सेट उसी के अंदर छुपी हुई है। लेबर की भी प्रोडक्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि कुछ स्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ अनस्किल्ड लेबर होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड लेबर होते हैं। लेबर को हम ट्रेडिशनली इकोनॉमिक्स में पुअर बार्गेनिंग पावर में क्लासिफाई करते हैं, यानी कि उनकी ज्यादातर जो नेगोशिएशन करने की क्षमता होती है वो वीक होती है, जहां उन्हें नौकरियां प्रोवाइड की जाती है। लेबर मोबाइल होता है, जबकि हमने लैंड के केस में कहा था वो इमोबाइल होता है। लेबर पेरिशेबल है, क्योंकि फैटीग लगेगा, इमोशंस लगेंगे, एक समय तक काम कर पाएगा। सारे लेबर उतने प्रोडक्टिव नहीं होते हैं। जो सप्लाई ऑफ लेबर होती है, सप्लाई ऑफ लेबर वो तुरंत एडजस्ट नहीं हो पाती। समय लगता है ना कि मुझे और लोग चाहिए मेरी कंपनी में, लेकिन जो डिमांड फॉर लेबर होता है वो तुरंत चेंज हो जाती है, क्योंकि मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लेबर की डिमांड बढ़ गई। मुझे प्रोडक्शन नहीं करना क्योंकि लॉकडाउन लग गया, डिमांड फॉर लेबर कम हो गई। लेकिन सप्लाई ऑफ लेबर तो स्लोली चेंज होगा। सप्लाई ऑफ लेबर इज रिलेटिवली फिक्स्ड एज कंपेयर टू डिमांड फॉर लेबर, जो काफी वेरिएबल होता है, काफी रेगुलरली चेंज होता रहता है। सबसे जरूरी बात, वैसे तो हम पढ़ते हैं सप्लाई कर्व किसी भी चीज का अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो सप्लाई कर्व ऑफ लेबर भी वैसे अपवर्ड स्लोपिंग होता है, लेकिन एक समय पे पहुंचने के बाद इसमें एक बैकवर्ड बेंडिंग शेप बन जाता है। क्योंकि होता यह है, एक लेबर की सोच ये होती है, जैसे जैसे उसकी आवरली रेट्स बढ़ते हैं वो वर्किंग आवर्स बढ़ाता तो है, लेकिन एक लेवल पे पहुंचने के बाद उसे ऐसा लगता है कि मैं वर्किंग आवर्स ही बढ़ाऊंगा तो मेरे लीजर आवर्स कब आएंगे, मैंने उस कमाए हुए पैसे को खर्च कब करना है। एंड क्योंकि फिर एक ट्रेड ऑफ आ जाता है बिटवीन वर्किंग आवर्स एंड लीजर आवर्स, इस वजह से आवरली रेट्स बढ़ाने के बावजूद जो हमारे वर्किंग आवर्स होते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर होते हैं, वो नहीं बढ़ते, और धीरे धीरे तो आवरली रेट्स बढ़ाने पे वो कम होने लगते हैं, क्योंकि एक लेबर ज्यादातर लीजर के बारे में सोचने लगता है जब वो काफी घंटे काम करना शुरू कर देता है, एंड देयर बाय आवरली रेट्स के सामने आपको एक बैकवर्ड बेंडिंग शेप दिखाई देता है। ये हमारे लेबर की बात आ गई। देन बात आती है कैपिटल की। कैपिटल एक लौता प्रोड्यूस्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उसे हमने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, हम मशीनों की बात कर रहे हैं। जब भी हम इकोनॉमिक्स में कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसे क्लासिफाई करते हैं कि ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फिर ये फ्लो कॉन्सेप्ट है। कैपिटल एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, कैपिटल से इनकम जनरेट होती है, इनकम फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल स्टॉक होता है, लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस, वो एक फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। कैपिटल मशीनरी हो गई, मशीनरी के अलावा आपके पास कुछ और आइडल प्रॉपर्टी पड़ी है जिससे कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो आइडल प्रॉपर्टी और कैपिटल को मिला के जो बनता है उसे हम वेल्थ कहते हैं। सारा कैपिटल वेल्थ है, बट सारा वेल्थ कैपिटल नहीं है। जैसे कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट है, वैसे ही वेल्थ भी एक स्टॉक कॉन्सेप्ट ही रहने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक वर्सेस फ्लो की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। कई सारे टाइप के कैपिटल होते हैं। रियल कैपिटल होता है जो फिजिकली आप देख सकते हो, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, सब रियल कैपिटल हो गए। वहीं
टैंजिबल वर्सेस इनटैंजिबल कैपिटल में आप कहोगे टैंजिबल कैपिटल मतलब जो दिखाई देते हैं, इनटैंजिबल कैपिटल जैसे कि पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये गुडविल, ये सारी चीजें इनटैंजिबल कैपिटल हो जाती है। कुछ कैपिटल पर्सनल होता है, हमारा होता है, और कुछ कैपिटल सोसाइटी का होता है, जैसे फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, ये सब सोसाइटी के कैपिटल हो गए। वहीं मेरी मशीन, मेरी कंपनी, ये सब एक इंडिविजुअल के कैपिटल हो गए। कुछ कैपिटल फिक्स्ड होते हैं और कुछ ह्यूमन कैपिटल होते हैं। फिक्स्ड कैपिटल तो क्या हो गए, जो आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन करके देंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, किसी पर्सन के अंदर छुपी हुई उसकी प्रतिभा, उसकी स्किल सेट को हम ह्यूमन कैपिटल क्लासिफाई करते हैं। ये सब हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल हो जाते हैं। कैपिटल को क्रिएट करने के लिए आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है, दैट इज कैपिटल फॉर्मेशन, विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। कैपिटल फॉर्मेशन के लिए 3 स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। पहला स्टेप, आपको सेव करना पड़ेगा। दूसरा स्टेप, सेव किए हुए पैसे को आपको बैंक में डालना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा। और तीसरा स्टेप, वो पैसे कोई एंटरप्रेन्योर निकालेगा और उससे मशीनरी में इन्वेस्टमेंट्स करेगा, यानी इन्वेस्टमेंट करते ही कैपिटल फॉर्मेशन करेगा। यानी 3 स्टेप्स, पहले सेव करो, फिर सेविंग को मोबिलाइज करो और फिर उससे इन्वेस्टमेंट्स करो। जिसमें ये जो तीनों स्टेजेस हैं, उसमें पहला स्टेज जो सेविंग होता है वो डिपेंड करता है कि आपके देश में लोगों की एबिलिटी टू सेव एंड विलिंगनेस टू सेव क्या है। अगर दोनों चीजें पॉजिटिव होती है तो सेविंग बढ़ती है। जैसे कि लोगों की अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो उनकी एबिलिटी टू सेव भी बढ़ती है। अगर आपके देश में ऐसा कल्चर है कि लोग सेविंग के बारे में ज्यादा सोचते हैं तो उनकी विलिंगनेस भी होती है, तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स इंक्रीज होती है। कोई पर्सन ज्यादा सेव करेगा या नहीं, उसके सोशल सेटअप पे भी डिपेंड करता है, उसकी सोच पे भी डिपेंड करता है। जैसे कुछ लोग दूर का सोचते हैं तो उनका विलिंगनेस टू सेव ज्यादा होता है। इन फैक्टर्स के बेसिस पे आपकी सेविंग होती है। सेविंग हो जाने के बाद वो मोबिलाइज तब होगी जब आपके देश में अच्छे बैंक्स हैं, अच्छे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। इसीलिए बैंकिंग स्ट्रक्चर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है किसी इकोनॉमी में, क्योंकि बैंकिंग स्ट्रक्चर ढंग का होगा तभी वो सेविंग्स आपकी मोबिलाइज होकर बैंक्स में जाएगी। जब लोगों को भरोसा होगा कि मैं बैंक में पैसा डालूंगा तो मेरा पैसा डूबेगा नहीं, बैंक उठेगी नहीं, और फिर ये पैसा जो आपने बैंक में डाला वो किसी फर्म को एज अ लोन दिया जाएगा। ये लोन उसने लिया होगा जिसके दिमाग में रिस्क लेने की एबिलिटी है, जिसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और वो पैसा लेके वो इन्वेस्ट करेगा एंड इन्वेस्टमेंट से कैपिटल फॉर्मेशन क्रिएट होता है। ये 3 स्टेप्स हमारे स्टेजेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होते हैं। 3 फैक्टर्स कंप्लीट होते ही हमारा चौथा फैक्टर आ गया लास्ट में डिस्कस करते करते, एंटरप्रेन्योर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। व्हाई? बिकॉज ये है तो बाकी सब हैं। अगर एंटरप्रेन्योर नहीं तो लैंड, लेबर, कैपिटल को कोऑर्डिनेट करना, एक बिजनेस इनिशिएट करना, ये सब होगा ही नहीं। तो इनिशिएट करना और कोऑर्डिनेट करने का काम एंटरप्रेन्योर करता है। एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है रिस्क लेना, अनसर्टेनिटी बेयर करना। अगर आप रिस्क नहीं लोगे, अनसर्टेनिटी बेयर नहीं करोगे तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में एंटरप्रेन्योर का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है। और आज के वक्त में किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करनी है, उसे अगर आगे बढ़ाना है, उसे ग्रोथ देनी है, तो वो तभी पॉसिबल है जब वो इनोवेशन करेगा, नई सोच लाएगा, नई चीजें बनाएगा। बिकॉज इट इज अ डायनेमिक वर्ल्ड, चीजें बदलती रहती है। अगर आप उसी सोच पे अटके रहोगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो नहीं करेगी, आप अपना प्रोडक्शन इंक्रीज ही नहीं कर पाओगे। इस तरीके से 3 फैक्टर्स, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स एंटरप्रेन्योर में कवर होते हैं। इनिशिएट करके कोऑर्डिनेट करना, रिस्क लेना एंड इनोवेट करना। अगर आपको एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे रिस्क लेना, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि वो बेसिक है। अगर आपको पूछा जाता है एक इकोनॉमिस्ट से शम पीचर, उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे इनोवेशन। अगर आपको पूछा गया एक इकोनॉमिस्ट से फ्रैंक नाइट, उनके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, तो आप कहेंगे रिस्क बेयरिंग एंड अनसर्टेनिटी बेयरिंग। ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हो गए विद रिगार्ड टू एंटरप्रेन्योर। अब हमने चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ लिए। चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उठा के हम इनपुट से रेडी करने वाले हैं आउटपुट। तो इनपुट से आउटपुट बनाने के पीछे हमारा कुछ मकसद होगा, एंड देयरबाय वी स्टडी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स व्हेन अ पर्सन इज डूइंग प्रोडक्शन। एक प्रोड्यूसर जब प्रोडक्शन करता है तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आपको 5 ऑब्जेक्टिव्स याद रखने हैं। नोज एच से ध्यान में रहेगा। सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक मतलब सर्वाइवल, कम से कम इतना तो बनाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहे। दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक होता है सुपर प्रॉफिट कमाना, पैसा ज्यादा कमाने की नीयत से आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो, दैट इज एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। फिर होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो प्रोडक्शन करने से पोल्यूशन होता है, जिस पोल्यूशन से लोगों की हेल्थ खराब होती है, तो आपने क्या पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स लगाए हैं,
क्या आपने इसके लिए सेफगार्ड बनाए हैं? दैट इज अ सोशल ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, आपके कस्टमर्स आपका सामान कंज्यूम करते हैं, जिसमें अगर आप फूड इंडस्ट्री में हो तो अगर वो एडल्ट्रेटेड फूड है, यानी कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेटेड है, केमिकल्स का यूज किया जाता है, तो फिर आप ह्यूमन ऑब्जेक्टिव फॉलो नहीं कर रहे। एंड पांचवा बड़ा जरूरी, नेशनल ऑब्जेक्टिव, देश हित में काम करना, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जिससे देश का भला हो, और ऐसी देश की कंपनियों से काम नहीं करना जिन देशों के साथ हमारे रिलेशंस कहीं ना कहीं हमारी सोवरेनिटी और ये सारी चीजों को इंपैक्ट करते हैं। ये 5 ऑब्जेक्टिव्स हमारे मेन 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इन 5 ऑब्जेक्टिव्स में एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट करेंगे। कभी कभार आप अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरा करने जाओगे तो शायद सोशल ऑब्जेक्टिव सैक्रिफाइस कर दोगे, और अगर आप अपना सोशल ऑब्जेक्टिव यानी वेलफेयर करने जाओगे तो अनफॉर्चुनेटली आप अपना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव खो दोगे। और ये रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मैं किसी ऐसे देश से प्रोडक्ट खरीद रहा हूं जिससे सस्ता मिल रहा है, लेकिन वो देश और हमारे देश के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं वो सस्पेंड किए हुए हैं और रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, बॉर्डर पे टेंशन चल रही है, तो फिर सस्ते में भले मिल रहा है, लेकिन अगर मैं वो सस्ते में खरीदूंगा तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो मीट हो जाएगा बट नेशनल ऑब्जेक्टिव डिफीट हो जाएगा। इस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव्स के बीच में रेगुलरली कॉन्फ्लिक्ट होती रहती है। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव्स का आपको खाली ध्यान होना चाहिए। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम एंगल से कि आपको 5 बड़े डिटेल में पढ़ने होंगे। अब जब आप ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने जाएंगे तो आप कई सारे कंस्ट्रेंट्स फेस करेंगे, अड़चने आएंगी, बीच में बॉटलनेक्स आएंगे, और वो क्या आएंगे? आपको कभी पूरी नॉलेज या इंफॉर्मेशन होगी नहीं, आसानी से आपको लेबर और कैपिटल मिलेगा नहीं, क्योंकि वो मोबाइल नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह इजीली लेके नहीं जा सकते ना। वैसे मोबाइल है, बट अगर आप अपने लेबर को बोलोगे यहां से वहां चले जा, भाई सूरत से तुम चले जाओ मुंबई, तो वो इतना इजीली मूवेबल नहीं होने वाला है। कई जगहों पे ढंग का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता क्योंकि वो इतना डेवलप्ड एरिया नहीं है। हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस की कंडीशन ही चेंज हो जाए, तेजी मंदी की सिचुएशन आ जाए, महंगाई बढ़ जाए, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाए, बेरोजगारी बढ़ जाए। इन सब चीजों से आपके बिजनेस में इश्यूज आएंगे, आप कंस्ट्रेंट्स फेस करेंगे। एंड देयर बाय हम डिस्कस करते हैं कि बिजनेस करते वक्त क्या प्रॉब्लम्स होती है। तो सबसे बेसिक प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव्स, 5 अचीव नहीं कर पाओगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे। अपना प्लांट कहां लगाएं और किस साइज का लगाएं, ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। हमारा जो प्लांट हम जहां भी लगा रहे हैं उसका लेआउट कैसा होना चाहिए, कहां कौन सी मशीनरी लगानी चाहिए, किस सीक्वेंस में लगानी चाहिए ताकि हम एफिशिएंटली काम कर सकें, ये एक प्रॉब्लम फेस करेंगे। फाइनेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हम डेट उठाएं या इक्विटी उठाएं। हमारे प्लान्स को अचीव करने के लिए हमारे फाइनेंशियल डेट कितना होना चाहिए, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने मैनेजर्स होंगे, अलग अलग फाइनेंस मैनेजर्स होंगे तो उनका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा, तालमेल कैसे बैठाया जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की कैसे वर्क करेगी। साथ साथ में मार्केटिंग करते वक्त जिन 4 पीस की हम बात करते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस, ये सब प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी जाके हम हमारे बिजनेस को बेहतर कर पाएंगे। और आज के वक्त में लीगल इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हो चुकी है, इतने कानून लगते हैं कि आपको ध्यान रखना पड़ता है कि किसी भी कानून का वायलेशन होने पे आपको कुछ पेनल्टीज फेस ना करना पड़े, एंड देयर बाय उसके लिए भी आपकी एक सेपरेट लीगल टीम होनी चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, एंड ये प्रॉब्लम्स फेस करते हुए हम इनपुट से रेडी करना चाहते हैं आउटपुट। ये जो डिस्कशन अभी हमने यहां तक कवर किया, ये सब थियोरेटिकल डिस्कशन था जिसका एग्जाम में वेटेज बड़ा लिमिटेड सा है। कोई बहुत हैवी मात्रा में क्वेश्चन नहीं आते, जितना आपको बताया उतना आप ध्यान में रखोगे तो दैट इज मोर देन इनफ। लेकिन अब जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो हमारे चैप्टर की असली शुरुआत है, क्योंकि हमारा मेन कोर डिस्कशन प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, ये सारा हमें कवरेज करना है। पहले हम बात करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन की। व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। हम यहां सिर्फ क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखते हैं, हम वैल्यूज नहीं देखते, इकोनॉमिकल रिलेशनशिप नहीं देखते, टेक्निकल रिलेशनशिप ही देखते हैं। यानी कि अगर 2 लेबर और 1 कैपिटल का इस्तेमाल करोगे तो इतना प्रोडक्शन होगा। क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, thereby we talk that it is a relationship between physical inputs and physical outputs, जिसमें हम वैल्यूज की बिल्कुल बात नहीं करते। अगर वैल्यूज की बात कर रहे हो तो वो कॉस्ट फंक्शन है, वो रेवेन्यू फंक्शन है, वो प्रॉफिट फंक्शन है, जो हमारे आगे के डिस्कशन में हम कवर करते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि प्रोडक्शन फंक्शन में आप गिवन सेट ऑफ इनपुट से जो बनाना चाहते हैं वो क्या है, तो आपको कहा जाएगा गिवन सेट ऑफ इनपुट से हम प्रोडक्शन फंक्शन में अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, हाईएस्ट रिजल्टिंग आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो 2 लेबर और 1 कैपिटल का इस्तेमाल करके मैं 10 कुर्सी बना लूंगा, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल 10 चेयर्स। तो उस केस में वो एक प्रोडक्शन फंक्शन हो गया,
जिसमें हम इस प्रोडक्शन फंक्शन को पढ़ते वक्त कुछ अजम्पशंस लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन जो सैमुअलसन ने कहा था, दैट देयर इज स्टेट ऑफ आर्ट। व्हाट इज स्टेट ऑफ आर्ट? टेक्नोलॉजी इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। हम टेक्नोलॉजी को बदलने वाले नहीं है, उसे हम कांस्टेंट मानेंगे क्योंकि वो वेरी लॉन्ग पीरियड में चेंज होती है, हम उसे बदलने वाले नहीं है। हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि एक प्रोड्यूसर रैशनल है, यानी प्रोड्यूसर ढंग के एफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है, वो ऐसे मेथड्स यूज नहीं करता जो कि इनएफिशिएंट होने वाले हैं। एंड बहुत जरूरी, हम ये मान के चलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा डिस्कशन है वो हम कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम मतलब इट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट कि एक घंटे में कितना प्रोडक्शन होगा या एक दिन में कितना प्रोडक्शन होगा, इस हिसाब से हम कवरेज करते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं आउटपुट इज इक्वल टू के विच इज द फंक्शन ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जिसमें के क्या है? कांस्टेंट। इट रिप्रेजेंट्स टेक्नोलॉजी, जो आपकी फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो बताता है। और आपका लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर इनपुट्स हो गए, जिस पे डिपेंड क्या करता है? आउटपुट। तो आपके इनपुट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गए और आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, जिसमें हम इस टॉपिक को पढ़ने के लिए 4 टाइम पीरियड्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट विच इज नोन एज मार्केट, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग विच इज नोन एज सेक्युलर पीरियड। वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड वो हुआ जिसमें आप ना लेबर बदल पाए, ना कैपिटल, ना टेक्नोलॉजी। शॉर्ट टाइम पीरियड मतलब आप लेबर बदल पाए, एक वेरिएबल फैक्टर है और एक फिक्स फैक्टर है। लॉन्ग रन मतलब आप लेबर भी बदल पाए, कैपिटल भी बदल पाए, बट टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। और वेरी लॉन्ग रन मतलब आपने टेक्नोलॉजी भी अपडेट कर दी, तब आप सेक्युलर पीरियड में एंटर कर जाते हैं। आपके सिलेबस में प्रोडक्शन फंक्शन में शॉर्ट रन और लॉन्ग रन कवर किया है, जिसमें हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन को कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर, और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। पहले हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन की बात करते हैं। जब आप एक कैपिटल पे लेबर बढ़ाते जाएंगे, कैपिटल फिक्स्ड है, लेबर वेरिएबल है, जब आप एक कैपिटल पे लेबर बढ़ाते जाएंगे तो जो आपका आउटपुट है, टोटल प्रोडक्शन है, फर्स्ट इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। वो बढ़ेगा तो सही पर जोर जोर से बढ़ेगा। देन इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब कि जो लेबर आप बढ़ाओगे उसमें आउटपुट पे इंपैक्ट तो पॉजिटिव आएगा, बट धीरे धीरे उसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट था वो स्लोली बढ़ेगा, उस स्पीड से नहीं बढ़ेगा जितना पहले बढ़ रहा था। एंड देन फाइनली टोटल प्रोडक्ट विल फॉल। तो टोटल प्रोडक्ट का पहले इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट होता है, फिर इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट होता है, और फिर उसकी गिरावट आनी शुरू होती है। इस टोटल प्रोडक्ट से हम निकालते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट और निकालते हैं एवरेज प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्ट। जब आप टोटल प्रोडक्ट का चेंज निकालते हैं तो आपको मार्जिनल प्रोडक्ट मिल जाता है। व्हाट इज एवरेज प्रोडक्ट? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर के यूनिट्स, तो आपको एवरेज प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसमें यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, दूसरा स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स, एंड तीसरा स्टेज नेगेटिव रिटर्न्स। ये हमारे 3 स्टेजेस नाम है शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स टू अ फैक्टर में, जिसमें आपको तीनों के जब ग्राफ्स बनाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट। तो उससे जिस पॉइंट पे वो इसे बदलता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। फिर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे पहुंचता है और फिर टोटल प्रोडक्ट गिरता है। ये इसका शेप बनता है जो आपको दिखाई दे रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसा होता है? पहले बढ़ता है, मैक्स पे पहुंचता है और फिर गिरता है, गिर के 0 भी होता है, नेगेटिव भी होता है। एवरेज प्रोडक्ट स्टार्ट वहीं से होता है जहां से टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ, और उसके बाद बढ़ता है, मैक्स पे पहुंचता है और फिर गिरता है। इस तरीके से हमें मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट के शेप्स दिखाई देते हैं। अब हम इसके बेसिस पे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 को डिफाइन करते हैं। स्टेज 1 वो होता है जो तब तक चलता है जब तक एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते हैं। याद रखना, एमपी और एपी, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इंटरसेक्ट करते हैं। स्टेज 2 वहां खत्म होता है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, और स्टेज 3 उसके बाद का होता है। तो ये डिस्कशन किया जाता है ये 3 स्टेजेस क्यों बनाए गए, क्योंकि स्टेज 1 के कुछ कारण है। कारण क्या है कि यहां पर आपकी जो वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी है वो बढ़ रही है, जो फिक्स फैक्टर है वो बेटर यूटिलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि आपको टोटल प्रोडक्ट में जोरदार बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है? आपका जो वेरिएबल और फिक्स फैक्टर का कॉम्बिनेशन है वो ऑप्टिमम हो चुका है। अब आपका लेबर और कैपिटल सब्स्टिट्यूट नहीं रहे, आपको लेबर का काम लेबर ही करके देगा, कैपिटल का काम कैपिटल करके देगा। आप एक ही कैपिटल पे लेबर बढ़ाते जाओगे तो उतना फायदा नहीं मिलेगा, बिकॉज लेबर एंड कैपिटल हैव बिकम इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। एंड तीसरे स्टेज में क्या हो रहा है? आपके वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी गिर गई है, आपका जो फिक्स फैक्टर है वो ओवर यूटिलाइज हो रहा है, एंड देयर बाय आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो 3 स्टेजेस के हमारे कुछ रीजंस हो गए। इन रीजंस के बेसिस पे हम ये सोचते हैं स्टेज 1 में रहें, स्टेज 2 में रहें, स्टेज 3 में रहें। तो बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन स्टेज 1 में हम रुकेंगे नहीं
और स्टेज 3 में हम जाएंगे नहीं, इसका मतलब हम स्टेज 2 में रहेंगे, दैट इज द स्टेज ऑफ ऑपरेशन। एंड इसीलिए इस लॉ को बुलाया जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, बिकॉज स्टेज 2 इज नोन एज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर, क्योंकि उसमें हमारा टोटल प्रोडक्ट भर तो रहा है, भले उस स्पीड पे नहीं बढ़ रहा लेकिन भर तो रहा है, तब तक हमें मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, इसीलिए हम उसे स्टेज 2 के अंदर ही कवर करते हैं। इस थियरी को जब हम पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं, और ये अजम्पशंस हमने क्या लिए होते हैं, ये टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, प्रोड्यूसर रैशनल है, और कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल है। अगर सारे फैक्टर ही वेरिएबल हो गए तो फिर वो शॉर्ट रन थोड़ी है, वो तो लॉन्ग रन है। एंड सबसे जरूरी, कोई ऐसी मशीन की हम बात नहीं कर रहे जिसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन पे ही वो मशीन चलती है। जैसे कुछ मशीन होती है ना, एक कैपिटल पे 4 लेबर ही चाहिए, 4 लेबर है तो मशीन चलेगी, नहीं तो चलेगी ही नहीं, तो फिर वहां लॉ वर्क नहीं करेगा। तो जहां पर वेरिएबल प्रोपोर्शंस होते हैं वहीं ये लॉ वर्क करेगा। एंड हम ये अज्यूम करते हैं ये जितने लेबर है 1 2 3 4 5 6 जो हम बढ़ा रहे थे, सारे के सारे लेबर होमोजीनियस हैं, सेम क्वालिटी के हैं, सेम स्किल सेट के हैं, तभी हम इस लॉ को वर्क करता हुआ देखते हैं। तो ये हमारे अजम्पशंस हो गए और ये हमारे रीजंस हो गए जिसकी वजह से हमारा लॉ इस तरीके से वर्क करता है, जिसमें से हम सिलेक्ट स्टेज 2 करते हैं। अब सबसे जरूरी बात आ जाती है रिलेशनशिप बिटवीन टीपी, एमपी एंड एपी। टीपी, एमपी और एपी के बीच में रिलेशनशिप क्या है? सबसे पहली चीज, टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। टोटल प्रोडक्ट जब इंक्रीज होता है डिमिनिशिंग रेट पे तो मार्जिनल प्रोडक्ट गिरता है बट पॉजिटिव रहता है। जब टोटल प्रोडक्ट गिरता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो चुका होता है। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होता है। हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे स्टेज 1 खत्म नहीं होता, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद खत्म होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेज 1 खत्म होता है जहां एमपी और एपी इंटरसेक्ट करते हैं, ना कि जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अचीव होता है। फिर हम आते हैं एमपी और एपी के रिलेशनशिप पे। एमपी और एपी के रिलेशनशिप में आपको लॉजिक बनाना है। सबसे पहले आप एमपी ड्रॉ करते हैं। एमपी जब आप ड्रॉ करते हैं तो आपका जो एमपी है वो किस तरीके से बनता है कि पहले आपका एमपी जोर से बढ़ता है और देन जोर से गिरता है। देन आपका जो एवरेज प्रोडक्ट है वो स्टार्ट एमपी से ही होता है, लेकिन क्योंकि वो एवरेज है, एक्सट्रीम्स को एवरेज आउट कर देता है, वो धीरे से बढ़ेगा, मैक्सिमम पे पहुंचेगा और फिर गिरेगा। आपको इसकी रिलेशनशिप एनालाइज करने के लिए सारा ध्यान इस पॉइंट पे डाल देना चाहिए, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पे जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है। एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, इसका मतलब इस पॉइंट से पहले एवरेज प्रोडक्ट सिर्फ बढ़ रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है, और इस पॉइंट के बाद एवरेज प्रोडक्ट सिर्फ गिर रहा है, सिर्फ गिर रहा है, और इस पॉइंट पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो अगर आप इस पॉइंट के पहले देखोगे तो एमपी ऊपर है, एमपी ऊपर है, और इस पॉइंट के बाद देखोगे तो एमपी नीचे है। एमपी जीरो भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ, बट एवरेज प्रोडक्ट कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होगा। जब एमपी बढ़ता है, जब एमपी बढ़ता है तो एपी हमेशा बढ़ेगा। जब एमपी बढ़ता है तो एपी हमेशा बढ़ेगा, लेकिन जब एपी बढ़ता है तो एमपी बढ़ता भी है और गिरता भी है, हमेशा होगा ऐसा। तो जब एमपी बढ़ता है एपी ऑलवेज राइजेस, जब एपी बढ़ता है तो एमपी फर्स्ट राइजेस एंड देन फॉल्स। जब एपी गिरता है, जब एपी गिरता है तो एमपी हमेशा गिरता है, एमपी हमेशा गिरता है, लेकिन जब एमपी गिरता है तब एपी बढ़ भी सकता है और एपी गिर भी सकता है। यह रिलेशनशिप आपको ध्यान में रखनी है, जो हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस स्टेज 1 जहां कंप्लीट होता है वहां तक दिखाई देती है। यह हमारा डिस्कशन हो जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर का। देन आ जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, दैट इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें अगेन हम 3 स्टेजेस देखते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स, कांस्टेंट रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। देयर इज नो डिमिनिशिंग रिटर्न्स, देयर इज नो नेगेटिव रिटर्न्स। हम रिटर्न्स टू स्केल की बात कर रहे हैं। सबसे जरूरी जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है, जब आप लॉन्ग रन में इनपुट्स बढ़ा रहे हैं तो आप सारे इनपुट्स इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे। चाहे लेबर कैपिटल, तो लेबर कैपिटल दोनों 100% से बढ़ाए, इक्वल प्रोपोर्शन में, कभी भी अनइक्वल प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ाएंगे इन लॉन्ग रन। तो जब आप लेबर और कैपिटल इक्वल प्रोपोर्शन में बढ़ाएंगे तो आपने लेबर कैपिटल बढ़ाया 100% से और आपका आउटपुट बढ़ गया भी 100% से, तो उसे हम कहते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। जितने परसेंटेज से इनपुट बढ़ा उतने ही परसेंटेज से आउटपुट बढ़ा। कभी आप परसेंटेज ऑफ इनपुट ज्यादा बढ़ाते हो और उसके सामने परसेंटेज ऑफ आउटपुट और ज्यादा जोर से बढ़ता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। जब आपने इनपुट्स बढ़ाया और आउटपुट बढ़ा लेकिन उतना नहीं बढ़ा जितना इनपुट बढ़ाया था, तो उसे हम कहते हैं डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब ये क्यों होता है? जब आप इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देख रहे हैं, इसका मतलब अपना बिजनेस बढ़ाने पे आपको फायदे ज्यादा मिल रहे हैं, नुकसान कम लग रहे हैं। इकोनॉमीज आर मोर देन डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब आप कांस्टेंट रिटर्न्स देख रहे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल एक दूसरे को ऑफसेट कर रहे हैं। जब आप डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल देख रहे हैं
तो डिसइकोनॉमीज बड़ी है और इकोनॉमीज छोटी है, नुकसान बड़े हैं और फायदे छोटे हैं। इकोनॉमीज और डिसइकोनॉमीज की थियरी हम कॉस्ट फंक्शन डिस्कस करते वक्त वापस भी कवर करते हैं। अब आ जाता है हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के लास्ट दो टॉपिक, एक प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन एंड दूसरा कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फिर हम कॉस्ट फंक्शन पे चलेंगे। व्हाट इज प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन? प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है कि हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर बताओ, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताओ जिससे हम अपना प्रोडक्शन मैक्सिमाइज तो करेंगे लेकिन उसकी कॉस्ट मिनिमाइज होगी। यानी हमें लेबर और कैपिटल का एक ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए जो कम से कम खर्चे में हम हमारा प्रोडक्शन मैक्सिमाइज कर सकें। दिस इज वेरी सिमिलर टू कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी हम यही करते थे, कम से कम खर्चे दो प्रोडक्ट्स पे करें, ए और बी, और उससे अपने सैटिस्फैक्शन को मैक्स से मैक्स कर सके, मैक्सिमाइज कर सके। वही डिस्कशन हम यहां भी कर रहे हैं, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट है। सिर्फ फर्क यह है कि जिसे आप कंज्यूमर में बुलाते थे इंडिफरेंस कर्व, उसे आप यहां बुलाते हैं आइसो क्वांट, आइसो प्रोडक्ट। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, इक्वल क्वांटिटी या इक्वल प्रोडक्शन। और जिसे आप बुलाते थे बजट लाइन, उसे आप बुलाते हो आइसो कॉस्ट या इक्वल कॉस्ट। बाकी बातें सेम टू सेम ही रहने वाली है। तो अगर हम पहले बना रहे हैं आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट, तो हमें दिखाई देगा कैपिटल एक एक से बढ़ा रहे हैं तो लेबर ज्यादा से गवा रहे हैं। एक कैपिटल के सामने 12 लेबर चाहिए थे, पर दो कैपिटल के सामने 6 लेबर चाहिए थे, तीन कैपिटल के सामने 3 ही लेबर चाहिए थे। तो जैसे जैसे आप कैपिटल पा रहे हो, लेबर खो रहे हो, लेकिन लेबर की खोने की स्पीड गिर रही है। तो ये आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, इसे हम यहां बुलाते हैं एमआरटीएस, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो 6 प्रॉपर्टीज आएगी। पहली, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा बिकॉज देयर इज एमआरटीएस। दूसरा, कॉन्वेक्स शेप होगा बिकॉज देयर इज डिक्रीजिंग एमआरटीएस। इट विल नीदर टच एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, असिम्प्टोटिक टू द एक्सिस बिकॉज लेबर और कैपिटल दोनों चाहिए, दोनों में से एक भी चीज जीरो नहीं हो सकती। चौथा, किसी भी आइसो क्वांट कर्व पे प्रोडक्शन सेम होगा। पांचवा, जैसे जैसे आइसो प्रोडक्ट का कर्व ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। छठा, दो आइसो प्रोडक्ट या आइसो क्वांट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इस तरह से हमारा एक प्रोड्यूसर इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। फिर हम देखते हैं आइसो कॉस्ट लाइन, कॉपी पेस्ट ऑफ बजट लाइन, लेबर और कैपिटल का एक लाइन, जिस लाइन पे आप सारे पैसे खर्च कर रहे हो। लाइन के बाहर अनअटेनेबल है, लाइन के अंदर अटेनेबल है, और लाइन पे पूरे पैसे खर्च हो गए। तो आप जब दोनों को मिलाते हो, आइसो क्वांट और आइसो कॉस्ट, तो जिस पॉइंट पे आइसो क्वांट आइसो कॉस्ट की लाइन पे टैंजेंट बनाता है, वो पॉइंट ही प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन होता है, जिसे हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ आइसो क्वांट इज इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट। दैट इज एमआरटीएस of capital labor is equal to price of capital upon price of labor। सेम पूरा रिवीजन हो गया जो आपने कंज्यूमर का इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होता है। देन आ जाता है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, कॉक डॉगलस प्रोडक्शन फंक्शन। दो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का आउटपुट निकालने का एक फॉर्मूला बनाया था, जिसमें इस फॉर्मूला में ये कहते थे कि हम टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट ले रहे हैं, लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, लेबर और कैपिटल में यूजेज करके हम एक फॉर्मूला ड्राफ्ट करते हैं दैट क्वांटिटी इज इक्वल टू के विच इज कांस्टेंट इनटू लेबर रेस टू ए इनटू कैपिटल रेस टू बी, जिसमें बी कैन बी रिटन एज 1 माइनस ए बिकॉज लेबर प्लस कैपिटल का कंट्रीब्यूशन 1 होना चाहिए। ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, सो देयरबाय बी इज इक्वल टू 1 माइनस ए, जिसमें ये मान के चलते थे कि जो लेबर का कंट्रीब्यूशन है वो 3/4 है और जो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है वो 1/4 है। इस डिस्कशन में भी अज्यूम दैट देयर इज कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को लीनियर होमोजीनियस भी कहा जाता है, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन विच मीन कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, यानी जितने परसेंटेज से इनपुट बढ़ाओगे उतने ही परसेंटेज से आउटपुट भी बढ़ने वाले हैं। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 तो कांस्टेंट है, अगर ए प्लस बी इज मोर देन 1 तो इंक्रीजिंग है, और अगर ए प्लस बी इज लेस देन 1 तो वो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हो जाता है। ये हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया अबाउट थियरी ऑफ प्रोडक्शन। सीधे आ जाते हैं यूनिट नंबर 2 पे, छोटे यूनिट पे, थियरी ऑफ कॉस्ट। थियरी ऑफ कॉस्ट में सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वर्सेस इंप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब अकाउंटिंग कॉस्ट, जो अकाउंट्स में आपने खर्चे किए होते हैं, डेप्रिसिएशन, वेजेस, सैलरी, वो सारे खर्चे। व्हाट इज इंप्लिसिट कॉस्ट? इंप्लिसिट कॉस्ट होता है वो कॉस्ट जो लगे नहीं पर लग सकते थे एंड देयर बाय दे आर इंपॉर्टेंट इन डिसीजन मेकिंग। वो खर्चे जो लगे नहीं पर लग सकते थे, जैसे मैं खुद की ऑफिस में यूज कर रहा हूं, आई ओन द ऑफिस, तो इफ आई ओन द ऑफिस तो रेंट भरना नहीं पड़ रहा, बट वो रेंट जो मैं भर नहीं रहा वो अगर किसी और को दिया होता मैंने ये ऑफिस भाड़े पे तो मुझे मिलता, तो वो जो मैंने गवा दिया उसे हम कहते हैं इंप्यूटेड रेंट, इंप्लिसिट रेंट, एस्टिमेटेड रेंट, नोशनल रेंट। सिमिलरली मैंने बिजनेस में खुद का कैपिटल लगाया तो खुद के कैपिटल पे कोई ब्याज नहीं मिलेगा,
लेकिन अगर यही कैपिटल किसी और को दिया होता तो ब्याज मिलता। वो जो ब्याज है वो इंप्यूटेड इंटरेस्ट, इंप्लिसिट इंटरेस्ट, एस्टिमेटेड इंटरेस्ट हो जाता है हमारा। इस तरीके से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इंप्लिसिट नॉन अकाउंटिंग कॉस्ट। अगर आप एक्सप्लिसिट और इंप्लिसिट कॉस्ट को जोड़ते हो तो आपको इकोनॉमिक कॉस्ट मिल जाते हैं। तो अगर आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालना है तो रेवेन्यू में से एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी लेस करना होगा, इंप्लिसिट कॉस्ट भी लेस करना होगा, तभी आपको इकोनॉमिक प्रॉफिट मिलेगा। एक छोटी सी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नॉर्मल प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ इंप्लिसिट कॉस्ट। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब आप इतना तो चाहोगे ही, तो वो इंप्लिसिट कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स में पूछा जाता है। इसके अलावा हम कॉस्ट को और किन बेसिस पे तोड़ सकते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये अकाउंट्स में आपने पढ़ा होता है। प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो डायरेक्ट, जैसे वेजेस, और अगर प्रोडक्शन से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है तो इनडायरेक्ट, दैट इज सैलरी। इस तरह से आप ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में डालते ही हो। प्राइवेट कॉस्ट, सोशल कॉस्ट, जो बिजनेस में आपने अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए खर्चे किए, वो सब प्राइवेट कॉस्ट है। एक्सप्लिसिट भी हो सकता है, इंप्लिसिट भी। और कुछ आपने सोसाइटी के लिए खर्चे किए, क्योंकि आप सोसाइटी को भी हार्म करते हो, तो वो सोशल कॉस्ट हो गया। जैसे सीएसआर का खर्चा, कंपनी लॉ वगैरह के अंदर हम इसे रीड करते हैं। इंक्रीमेंटल एंड सम कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है जो अभी होगा, मार्जिनल कॉस्ट जो रेलेवेंट होता है डिसीजन मेकिंग में। सम कॉस्ट होता है जो हो चुका, तो कोई होता है खर्चा हो चुका है तो वो सम कॉस्ट है। अब वो रेलेवेंट नहीं है क्योंकि वो तो लग ही गया, उसका क्या कर लोगे, वो तो रिकवर होगा नहीं, इट इज डन। लेकिन इंक्रीमेंटल कॉस्ट होता है जो अभी करना है, अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल जो भी आगे होगा, एडिशनल कॉस्ट है हमारे। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जो सालों पहले एसेट जिस रेट पे खरीदी थी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, और आज अगर इस एसेट को रिप्लेस करने के लिए खर्चा होगा तो वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। सबसे जरूरी, डिफरेंशिएटिंग कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी के बेसिस पे, मतलब जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है तो कुछ कॉस्ट सेम रहते हैं और कुछ कॉस्ट चेंज होते हैं। जो कॉस्ट सेम रहते हैं, इररिस्पेक्टिव आउटपुट 100 हो या 0, उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और जो आउटपुट बढ़ने से कॉस्ट बढ़ता है और आउटपुट कम होने से कम रहता है, उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जैसे सैलरी टू परमानेंट स्टाफ इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, रेंट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, बट सैलरी टू टेम्पररी स्टाफ, वेजेस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की जो लाइन बनती है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जिसका स्लोप 0 होता है। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इन दोनों के बीच में एक और कॉस्ट होता है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में दोनों कंपोनेंट होते हैं, जिसके दो एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बिल, कुछ नहीं भी यूज करोगे तो भी थोड़ा कॉस्ट तो आएगा ही, और फिर उसके बाद ज्यादा यूज करोगे तो ज्यादा आएगा, कम यूज करोगे तो कम आएगा। और वहीं जो सैलरी ऑफ फोरमैन होती है या सुपरवाइजर होता है, उसको प्रोडक्शन रिलेटेड हम पैसे देते हैं कि अगर तेरा प्रोडक्शन 0 से लेके 1000 के बीच में हुआ तो इतने रुपए मिलेंगे, 1001 से लेके 2000 के बीच में हुआ तो इतने रुपए मिलेंगे। मतलब वैसे तो बढ़ रहा है लेकिन एक रेंज में फिक्स्ड है, यानी दोनों का कॉम्बो है। तो अगर आप दोनों का डायग्राम प्लॉट करोगे तो आपको पहला वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला दिख रहा है, जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट है 0 पे और फिर वेरिएबल है। इसका मतलब ये स्टार्ट किसी कांस्टेंट से होकर ऊपर की तरफ जाएगा, सेमी वेरिएबल। और वहीं जो आपका सैलरी ऑफ फोरमैन सुपरवाइजर है, उसमें कुछ फिक्स रहता है, फिर वेरिएबल, फिर कुछ फिक्स, फिर कुछ वेरिएबल। तो जो शेप बनता है, इस वजह से हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को बुलाते हैं स्टेयर स्टेप कॉस्ट। ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट हो गए। अब हम वेरिएबिलिटी के बेसिस पे शॉर्ट रन, लॉन्ग रन और वेरी लॉन्ग रन कवर कर लेते हैं। शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन, यानी कि आउटपुट बनाने पे कॉस्ट कितना लगेगा। शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, फिक्स कॉस्ट भी होता है। लॉन्ग रन में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है। लॉन्ग रन में देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स कॉस्ट, होता ही नहीं है। तो आप जैसे जैसे आउटपुट बढ़ाओगे वैसे वैसे फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा शॉर्ट रन में, उसको तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, शुरुआत में आउटपुट बढ़ाने पे धीरे धीरे बढ़ेगा और बाद में आउटपुट बढ़ाने पे जोर जोर बढ़ेगा। यानी इट विल फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। सर ऐसा क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। जैसे शुरुआत में लेबर बढ़ा रहे थे कैपिटल पे तो आपको फायदा जोर जोर से मिल रहा था, तो प्रोडक्शन में फायदा जोर से मिलना मतलब इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो अगर कॉस्ट में फायदा जोर जोर से मिलना मतलब इट इज इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि कॉस्ट मिनिमाइज होगी और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा, इसीलिए ये उल्टे पुल्टे हो गए। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट विल फर्स्ट इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को जोड़ दोगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, टोटल कॉस्ट भी सेम होगा, इट विल इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट एंड देन इट विल इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से निकाला जाएगा मार्जिनल कॉस्ट। सो चेंज इन द टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट विल गिव यू मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए आपको वही करना है, टोटल्स लो, टोटल डिवाइड बाय आउटपुट कर दो। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय आउटपुट। एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए तो आप एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कर दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, सेम ही रहने वाला है। इस तरीके से हमारा एक शेड्यूल रेडी हो जाता है।
शेड्यूल रेडी हो जाता है तो हम उससे ग्राफ बनाते हैं और उससे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिलती है। जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होता है और इनवर्स एस शेप बनता है। इनवर्स एस शेप क्योंकि पहले इंक्रीज दैट डिक्रीजिंग रेट है और फिर इंक्रीज दैट इंक्रीजिंग रेट है। टोटल कॉस्ट कांस्टेंट से शुरू होता है, जो कांस्टेंट फिक्स कॉस्ट ही होता है, और उसके बाद वो भी इनवर्स एस शेप्ड है क्योंकि वो इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट पे और इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट पे। जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट होता है वो दोनों पैरेलल होते हैं। दोनों के बीच में जो गैप है वो टोटल फिक्स कॉस्ट है, इसीलिए दोनों पैरेलल लाइंस होती है, दोनों इनवर्स एस शेप होते हैं। वही हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट की। तो मार्जिनल कॉस्ट यू शेप है ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। पहले आपका मार्जिनल कॉस्ट गिरा और फिर आपका मार्जिनल कॉस्ट बढ़ा। एवरेज फिक्स कॉस्ट की बात करें तो एवरेज फिक्स कॉस्ट डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है उसका, ना ही वो एक्स एक्सिस टच करेगा ना ही वाई एक्सिस, क्योंकि एएफसी कभी जीरो नहीं हो सकता। एएफसी कैन नेवर बी जीरो। और ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आपके पूरे सिलेबस में दो ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, एक यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व और दूसरा एवरेज फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसके नीचे भी जितने भी रेक्टेंगल्स बनेंगे उन सबका एरिया सेम होने वाला है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप है और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नीचे होगा और एवरेज कॉस्ट ऊपर होगा। ये दोनों कभी दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि इनके बीच में गैप होगा। एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्योंकि कभी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट शुरुआत में ज्यादा होता है और बाद में कम होता है, इसीलिए एवीसी और एसी के बीच में गैप शुरुआत में ज्यादा होता है और बाद में कम होने लगता है। इस तरह से दोनों पास आते रहते हैं बट दोनों कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन के सारे इंडिविजुअल ग्राफ्स हो गए। फिर आपका रिलेशनशिप का कवरेज आता है बिटवीन एमसी, एवीसी एंड एसी। सेम लॉजिक जो आपने एमपी और एपी में पढ़ा, मिरर इमेज हो गए। जो मार्जिनल प्रोडक्ट बनाया था उसका मार्जिनल कॉस्ट कर दो, जो एवरेज प्रोडक्ट बनाया था उसका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कर दो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें अगेन आप इस डायग्राम में अगर एक बेसिक चीज पकड़ लेंगे तो इजीली सब कुछ आप रिलेशनशिप में डिफाइन कर लेंगे। सबसे पहले आप बना लेते हो मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट बनाने के बाद इसी लेवल से आप बनाते हो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सबसे जरूरी पॉइंट ये होता है, ये आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। जैसे वहां पर पॉइंट ऑफ रेफरेंस एपी और एमपी का इंटरसेक्शन था, वैसे यहां पॉइंट ऑफ रेफरेंस एमसी और एवीसी का इंटरसेक्शन है, क्योंकि इस पॉइंट पे एवीसी मिनिमम होता है। एवीसी मिनिमम होता है। इस पॉइंट के पहले एवीसी सिर्फ गिरता है और इस पॉइंट के बाद एवीसी सिर्फ बढ़ता है। ये इसी तरीके से ऑपरेट करते हैं, जिसमें इस पॉइंट के पहले एमसी नीचे होता है और इस पॉइंट के बाद एमसी ऊपर होता है। एग्जाम में सॉल्व करते वक्त बहुत केयरफुली पढ़ना कि कॉस्ट की बात हो रही है या प्रोडक्ट की, नहीं तो पूरा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया आपका। ऐसे ही अगर मैं इसके अंदर एवरेज कॉस्ट डाल दूं तो एवरेज कॉस्ट जहां इंटरसेक्ट होता है उसके लिए वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया, क्योंकि उस पॉइंट पे एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। इससे पहले एवरेज कॉस्ट सिर्फ गिरता है, इसके बाद एवरेज कॉस्ट सिर्फ बढ़ता है। इससे पहले मार्जिनल कॉस्ट नीचे होता है और इसके बाद मार्जिनल कॉस्ट ऊपर होता है। सेम लॉजिक्स, जब मार्जिनल कॉस्ट गिर रहा है तो एवरेज वेरिएबल भी गिरेगा और एवरेज कॉस्ट भी गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा। लेकिन जब एवरेज कॉस्ट बढ़ गिर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिर रहा है, तो मार्जिनल कॉस्ट गिर भी सकता है, मार्जिनल कॉस्ट बढ़ भी सकता है। जब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ ही रहा होगा, वो कभी गिर ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। जबकि मार्जिनल कॉस्ट जब बढ़ रहा है तो हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट गिर रहे हो या बढ़ रहे हो, बोथ आर पॉसिबल। इस तरीके से रिलेशनशिप डिफाइन होती है बिटवीन एमसी, एवीसी एंड एसी। अब हमारे शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से हम पहुंच जाते हैं लॉन्ग रन पे। लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व कुछ नहीं होता, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व का समेशन होता है। सारे शॉर्ट रन इकट्ठा कर दोगे तो लॉन्ग रन आ जाएगा, जिसमें आप शॉर्ट रन कर्व को बुलाते हो प्लांट कर्व। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लांट कर्व। जब एक शॉर्ट रन कर्व बनाते हो तो शॉर्ट रन कर्व के बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट रन कर्व बनता है वो उसके पैरेलल नहीं बनता, उसके थोड़ा नीचे बनता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इकोनॉमीज। इकोनॉमीज आर मोर देन डिसइकोनॉमीज। ये धीरे धीरे नीचे जाता है और आपकी ओवरऑल कॉस्टिंग भी नीचे आती है लॉन्ग रन में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है, बेटर इकोनॉमीज मिलती है। लेकिन फिर एक लेवल पे पहुंचने के बाद ये अपने बॉटम पे आ जाता है और बॉटम पे आ जाने के बाद फिर बढ़ना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इकोनॉमीज की बजाय आपको मिलने लगती है डिसइकोनॉमीज। इस तरीके से आपका कुछ ऐसा शेप बनता है कि छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट पहले गिर रहे हैं, फिर छोटे छोटे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बढ़ रहे हैं, और इनको पूरा एक कर्व एनकंपास करता है, जिसे हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कहते हैं। याद आपको क्या रखना है, ये भी यू शेप होता है, एनवलप कर्व भी बोलते हैं, प्लानिंग कर्व भी बोलते हैं। ये इसके दूसरे नाम हो गए, इन सब का मतलब सेम होता है। इसका डिक्रीजिंग पार्ट अच्छा है, जिसे हम बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये याद रखना, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। डिक्रीजिंग पार्ट अच्छा है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बॉटम पार्ट कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, मिनिमम कॉस्ट। और राइजिंग पार्ट कॉस्ट बढ़ रहा है,
diseconomies are more than economies, it is decreasing returns to scale. तो increasing returns to scale, constant returns to scale and decreasing returns to scale, जिसमें शुरुआत में economies are more than diseconomies. जो मिड पॉइंट है जहां पर मिनिमम हो गया वहां इकोनॉमीज आर ऑफसेटिंग डिसइकोनॉमीज, एंड जो राइजिंग पार्ट है वहां इकोनॉमीज आर लेस देन डिसइकोनॉमीज. फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है. ये लॉन्ग रन की सिचुएशन है जिसमें जो ये लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व है ये जब गिर रहा है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब गिर रहा है तो ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व के फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंट बनाएगा. जब गिर रहा है तो फॉलिंग पोर्शन पे टेंजेंट बनाएगा. जब लॉन्ग रन अपने मिनिमम पे है तो शॉर्ट रन के मिनिमम पे टेंजेंट बनाएगा, और जब लॉन्ग रन राइजिंग है तो शॉर्ट रन के राइजिंग पोर्शन पे टेंजेंट बनाएगा. ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जो एमसीक्यू में पूछी जाती है. अब लॉन्ग रन में तो कॉस्ट गिरी और फिर बढ़ी, तो कोई भी पर्सन बढ़ने तो देगा नहीं कॉस्ट को, तभी उसकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. तो उसे अपनी टेक्नोलॉजी को क्या करना पड़ेगा, अपडेट. टेक्नोलॉजी को अपडेट करती है. आप वेरी लॉन्ग रन में आ गए. वेरी लॉन्ग रन में जब आपकी कॉस्टिंग बॉटम पे आती है, आप टेक्नोलॉजी अपडेट करते हैं, तो टेक्नोलॉजी अपडेट करते ही पर यूनिट कॉस्ट सेम रह जाता है या कम हो जाता है, एंड देयर बाय आपको यू शेप नहीं दिखता, एल शेप दिखता है. एग्जाम में पूछा जाए लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप, वेरी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व एल शेप, या ऐसे पूछा जाएगा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो इट इज एल शेप. और अगर खाली लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व तो यू शेप. इस तरीके से हमारे डिफरेंसेस हो जाएंगे. अब ये जो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमीज की, इस पे थोड़ी सी आपको थियरी दी हुई है जो आपको ध्यान में रखनी है. इकोनॉमीज होता है जब आपकी कंपनी बड़ी होती है तो फायदे हुए, और डिस इकोनॉमीज होता है जब आपकी कंपनी बड़ी हुई तो आपको नुकसान हुए. जब आपकी कंपनी बड़ी हुई तो इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज होगी. जब पूरी इंडस्ट्री बड़ी होगी तो एक्सटर्नल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज होगी. पहले हम इंटरनल इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज की बात करते हैं. शुरुआत में नई नई मशीनरी आती है तो टेक्निकल फायदे मिलते हैं, कॉस्टिंग कम रहने वाली है. धीरे धीरे वही मशीन पुरानी हो जाएगी, ऑब्सोलीट हो जाएगी, नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो कॉस्टिंग बढ़ने लग जाएगी. शुरुआत में जब आप एक मशीन से दो मशीन करते हैं तो मैनेजमेंट में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब मशीनें बहुत बढ़ने लगती है तो मैनेजमेंट काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एंड देयरबाय आपकी कॉस्टिंग बढ़ना शुरू हो जाती है, यानी कि डिले होने लगता है डिसीजन मेकिंग करने में. शुरुआत में रॉ मटेरियल ज्यादा खरीदने पे बल्क डिस्काउंट मिलता है, कमर्शियल फायदे होते हैं, बट बाद में यही फायदे नुकसान में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है टू सेल दैट आउटपुट जो आपने ज्यादा प्रोडक्शन किया है. शुरुआत में फाइनेंस इजीली मिल जाता है, बाद में डेट इतना ज्यादा हो जाता है कि बैंक से लोन इतना इजीली नहीं मिलता अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए. शुरुआत में रिस्क लेते वक्त इतना बड़ा रिस्क नहीं होता क्योंकि छोटा बिजनेस होता है. बाद में जब आप रिस्क लेते हो तो बड़े बड़े रिस्क लेते हो, एंड देयर बाय वहां पर डिस इकोनॉमीज लगने लगती है. ये कुछ इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज हो गई. ऐसे ही एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज. व्हाट आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज? जब आप किसी झुंड में काम कर रहे हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो सस्ते में रॉ मटेरियल मिलेगा. छोटी मोटी इंडस्ट्री अपने आप आ जाती है, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हो तो छोटी छोटी कंपनियां अपने आप आ जाती है. अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाती है क्योंकि दूसरे ने डेवलप किया तो आपको भी मिल जाएगी. ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है क्योंकि ट्रांसपोर्ट कंपनियां वहां बहुत सारी होगी, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री का सामान लेके जाती होंगी. लेबर दूसरे ने डेवलप किया तो भी आपको मिल गया, क्योंकि स्किल सेट तो दूसरे इंडस्ट्री वालों ने भी डेवलप की होगी तो वो आपको मिल जाएगी. इंफॉर्मेशन बड़ी जल्दी मिलती है क्योंकि जब झुंड में रहते हो तो इंफॉर्मेशन स्प्रेड होती है. अलग अलग रहोगे, इंडिविजुअली रहोगे तो फिर उस केस में हमेशा इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी. ये एक्सटर्नल आपके फायदे होते हैं. वैसे ही कुछ एक्सटर्नल नुकसान भी लगते हैं. जब आप किसी झुंड में किसी इंडस्ट्री में काम करते हो तो मार्केटिंग ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है. लेबर के भाव बढ़ जाते हैं, लैंड के भाव बढ़ जाते हैं, फैक्टर प्राइसेस महंगे हो जाते हैं. झुंड में रहते हो तो सरकार की नजर होती है कि तुम बहुत पोल्यूशन करते हो. तुम पोल्यूशन करते हो तो तुम्हें उसका भरपाई करना पड़ेगा, तो तुम्हारे खर्चे लगते हैं. कंपटीशन बढ़ जाता है. ट्रांसपोर्ट कंपनियां ज्यादा चार्ज करने लगती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा होने लगती है, और गवर्नमेंट कई बार आपकी जो रिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री होती है उसकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट कर देती है, उसे ज्यादा ग्रो नहीं करने देती है. ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते हैं एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में. दिस वाज आवर लास्ट टॉपिक, जिसके साथ हमारा कॉस्ट फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया. थियरी ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया एंड थियरी ऑफ कॉस्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाता है. होपफुली आपको सारी बातें एकदम क्लियरली और क्विकली समझ आ गई होगी हमारे इस 45-46 मिनट के सेशन में, जिसमें आपको सब कुछ एक बार फटाफट रिवाइज हो गया होगा. अब आप इस चैप्टर को क्विकली भी देख लेंगे बुक से तो भी आपका काम हो जाएगा. जरूर से आपको दी गई क्वेश्चन बैंक और जो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है वो आपको सॉल्व कर लेने चाहिए. आपकी चैप्टर पे अच्छी ग्रिप हो जाएगी और इजीली आप 10 से 12 मार्क स्कोर कर पाएंगे. जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको कैसा लगा ये सेशन, एंड हम नेक्स्ट सेशन में जल्दी आपसे मिलेंगे जिसमें हम चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 जो हमारे बचे हुए चैप्टर्स हैं उनको भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट कर लेंगे. तो
ऐसे ही पढ़ते रहें, साथ साथ में रेगुलर रहे। आपकी एग्जाम्स क्लोज आ रही है, अगर आप लास्ट के ओवर्स में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं तो मोमेंटम मिल जाता है। जब आप सीए इंटरमीडिएट में जाते हैं तो हम क्रिकेट में भी कहते हैं ना, ये होता ही है कि लास्ट के 2-3 ओवर्स अगर अच्छे चले गए, भले पूरा मैच आपने अच्छा नहीं भी खेला था, तो भी नेक्स्ट इनिंग में उसका इंपैक्ट दिखाई देता है आपको, और वो इंपैक्ट आपको मोमेंटम की तरह आगे लेके जाता है। तो फाउंडेशन के लास्ट के पोर्शन में आपको यह ध्यान देना है कि आप अपने मोमेंटम को कैरी करते हुए सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई में जाएं एंड देयर बाय फाउंडेशन में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करें। जैसा पिछली बार भी आपको कहा था, एक टारगेट बनाएं, एक बिलीव बनाएं, तो ही आपको वो टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। अगर टारगेट बनाएंगे ही नहीं तो आप कभी भी उस लेवल तक सोच नहीं पाएंगे, वहां पहुंच नहीं पाएंगे। तो इतना ही आज के सेशन में। सी यू अगेन, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।